हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी नीट और सीईटी की प्रिपरेशंस। मुझे उम्मीद है आपको पिछले 2 सेशंस इंटरफेस पर काफ़ी पसंद आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट में वहाँ पर क्लैरिटी आई होगी। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने हैं यम फेज़ डिवीजन फेज़ के बारे में, जिसे एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह डिस्क्राइब कर रखा है। यम फेज़ इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मैंने सेल साइकिल के बारे में बताया था। एक पर्टिकुलर सेल अपने लाइफ स्पैन के अंदर जिन सारी इवेंट्स से गुजरती है उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं सेल साइकिल। लेकिन उसमें हमने हमारी स्टडीज़ के मुताबिक कुछ फेजेस में उसे डिवाइड करने की कोशिश की है। एक्चुअल सेल डिवीजन जहाँ पे हो रहा है उसे हमने क्या कहा है, डिवीजन फेज और यम फेज। लेकिन इस डिवीजन फेज से पहले ये डिवीजन फेज मान लो सेल के लिए एक एग्जाम की तरीके से है, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, डिवीजन फेज से पास होने के लिए या फिर खुद को 2 सेल में तब्दील करने के लिए, प्रोजेनी बनाने के लिए सेल को प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, और वही प्रिपरेटरी फेज होता है इंटर फेज। तो डिवीजन फेज में हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, इट इज़ द फेज इन विच सेल डिवाइड्स और रिप्रोड्यूसेस टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स। मतलब यहाँ पे 2 नए सेल्स का फॉर्मेशन होने जा रहा है। दिस फेज इज अबाउट 1 आवर लॉन्ग इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। मतलब डिवीजन फेज एक्चुअली बहुत कम समय की होती है, ओनली 5% कंट्रीब्यूट करती है टोटल सेल साइकिल के अंदर। अगर किसी सेल का जनरेशन टाइम अगर हम 16 आवर्स मानते हैं तो उसमें डिवीजन फेज लास्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के लिए। इंटर फेज यानी कि प्रिपरेशन आपको लंबी करनी पड़ेगी और वहाँ पे 15 आवर्स तक आपको करनी पड़ सकती है। जनरल डेटा चाहो तो याद रख सकते हो। सिर्फ आप इतना परसेंटेज में अगर याद रखो कि 5% यम फेज और 95% कौन कंट्रीब्यूट करता है इंटर फेज। क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको प्रिपरेशन सालों से करनी पड़ती है। नीट का एग्जाम्पल ले लो, 11th 12th कंप्लीटली प्रिपरेशन, कुछ लोग तो ड्रॉप लेते हैं, लेकिन एग्जाम होती कितनी देर की है, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। वो 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। एक नीट एक बैरियर है, उसके बाद में आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या फिर किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने के जाएंगे, वो वहाँ पे डिसाइड होता है। अब बात करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस की। द डिवीजन phase is called yum phase because it involves 2 types of division, mitosis and meiosis। ये कोई स्टेप्स नहीं है। माइटोसिस का स्पेलिंग देखो यम से स्टार्ट हो रहा है और मियोसिस की भी यम से स्टार्ट हो, इसलिए इसे यम फेज कहा जा रहा है। मतलब कोई एक ही सेल माइटोसिस और मियोसिस नहीं करता। सेल डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, या तो सेल माइटोटिकली डिवाइड कर सकती है या तो मियोटिकली डिवाइड कर सकती है। माइटोसिस और मियोसिस का होना एक सेल के लाइफ के अंदर डिपेंड करता है वो सेल किस फेज में है, वो कौन सी सेल है, कहाँ पर मौजूद है और डिवीजन किस लिए हो रहा है। माइटोसिस का रीजन जानते हैं, इट ऑकर्स इन ऑल बॉडी सेल्स, सभी बॉडी सेल्स में ये होती है। और ये इसका पर्पस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये अपने जैसे आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन करती है। मान लो आपकी स्किन पर कोई खरोच आ गई और वहाँ के सेल्स लॉस्ट हो चुके हैं, तो स्किन के ऊपर स्किन के जैसे पहले मौजूद थे वैसे ही तो सेल्स लाने हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं करना, इवॉल्व नहीं करना है, तो वहाँ पर होता है माइटोसिस। मतलब स्किन सेल को रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, हीलिंग यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन वहाँ पे करने के लिए, सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर रीजन वाइज अगर हो रहा है तो वहाँ पर माइटोसिस होता है। इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंटल सेल एंड द डॉटर सेल रिमेन्स द सेम, इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसका आउटकम क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पैरेंटल सेल, यानी एक पैरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल। मियोसिस इससे किस तरह से अलग है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवीजन ऑकर इन ओनली इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी कि जो गैमेट फॉर्म करेंगे इन फ्यूचर, उनके अंदर यानी जर्म सेल किस प्रोसेस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, वो प्रोसेस होती है मियोसिस। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के अंदर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जर्म सेल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। और एक बात आप गांठ बांध लो कि जितने भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन, एक्सक्लूसिवली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी शो करे ना, तो वहाँ पर आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलेगी। मियोसिस इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह क्या है, मियोसिस में जो होता है ये पर्टिकुलर इस तरह का डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स द हाफ ऑफ द पैरेंटल सेल। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी तो होगा। फर्टिलाइजेशन में एक पेरेंट से और एक मतलब एक पेरेंट और एक दूसरा पेरेंट, फादर एंड मदर से 2 वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग हो रखी है, तो पहले ही कंटेंट अगर हाफ होगा तो मिक्स करने पर कंटेंट नॉर्मल के आ जाएगा। मतलब पहले इधर गैमेट से यन आया, इधर से भी यन आया, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तभी 2n होगा। लेकिन पहले ही 2n और इधर से भी 2n आया, इधर से भी 2n आया, तो 4n हो जाएगा, टेट्राप्लॉइडी हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर माइटोसिस नहीं कर सकते। गैमेट और फर्टिलाइजेशन नामक प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए हमें गैमेट बनाने के लिए मियोसिस प्रोसेस रन करानी पड़ती है। और साथ ही साथ इसमें देखो माइटोसिस का रिजल्ट क्या था, 2 डॉटर सेल्स बने थे एक पैरेंटल सेल्स लिए, लेकिन यहाँ पे एक पैरेंटल सेल से फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दिस डॉटर सेल्स
एक दूसरे से भी अलग होंगे और पैरेंटल सेल से भी अलग होंगे। यहाँ पे वेरिएशन भी आ रहा है, और वेरिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग महत्व रह चुका है। तो डिवीजन फेज के कुछ जनरल फीचर्स हम बात करते हैं। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो इंटरफेज में हमने जितनी प्रिपरेशन करनी थी कर रखी थी, वहाँ पे डीएनए मटेरियल था वो अनटेंगल्ड था, कंडेंस वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे कंडेंस नहीं था मतलब क्रोमोसोम नहीं बने थे, मतलब इन्फॉर्मेशन ओपन थी। तो वहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, आरएनए की सिंथेसिस हो सके। लेकिन जब आप डिवीजन कर रहे हो, प्रिपरेशन सारी इंटरफेज में कर चुके हो, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टॉपेज ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का भी कोई सिंथेसिस नहीं होता। जब इन्फॉर्मेशन ही अपने एम फेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैकेजिंग होती है डीएनए की, ऐसे कंडेंस हो चुके होते हैं। मतलब एक डीएनए को आप अगर एक किताब मानोगे तो क्रोमोसोम को बंद किताब मानोगे, और पूरा डीएनए जो इंटरफेस के अंदर होता है ना उसे खुली किताब मानोगे। खुली किताब में इंफॉर्मेशन पढ़ना आसान होता है, लेकिन बंद किताब को आप कैसे पढ़ सकते हो। एम फेज के अंदर डीएनए नामक की जो किताब है क्रोमोसोम फॉर्म में वो बंद किताब की तरह बिहेव करती है, इसलिए आरएनए सिंथेसिस वहाँ पे नहीं होता है, कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एस फेज ऑफ इंटरफेस के अंदर होता है। क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, यानी कि डीएनए जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो कंडेंस होता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम के अंदर वहाँ पे फॉर्म में वो तब्दील हो चुका होता है। क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन द एम फेज, बट बेस्ट विजिबिलिटी एक पर्टिकुलर इसके अंदर माइटोसिस के अंदर भी एक मेटाफेज नामक की फेज होती है, उसके अंदर आप सही तरीके से क्रोमोसोम को देख सकते हो। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ट्रू क्रोमैटिड्स। अब इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। मतलब मान लो पहले इंटरफेज के अंदर अगर क्रोमोसोम दिखता तो कुछ ऐसा दिखता, लेकिन जैसे इंटरफेज में वो एस फेज से गुजरा तो डीएनए कंटेंट डबल हो गया। मतलब इस आर्म की एक नई आर्म बन गई, इस डीएनए का ये एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए यहाँ पर बन चुका है। मतलब कि क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम नहीं यार, डायड यहाँ पे दिखने शुरू हो गया। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसकी एग्जैक्ट कॉपी ये है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ऐसे हम कहते हैं। सेपरेशन ऑफ दिस सिस्टर क्रोमैटिड इज एन एसेंशियल फीचर वेदर इट इज माइटोसिस और मियोसिस। अब एक बात को आप नोट कर लो सही से, जब तक ये डीएनए कंटेंट आपने डबल किया है, यानी कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन किया है, जब तक ये अलग नहीं हो जाते तब तक कोई भी डिवीजन कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। अब इसमें अलग अलग तरीके से ये कब कंप्लीट होता है और डिपेंड करता है कौन सी फेज चल रही है और कौन सा डिवीजन हो रहा है। इन माइटोसिस द डिवीजन फेज इन्वॉल्व्स अ सिंपल सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। माइटोसिस में क्या होता है, एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर, इस तरह से इधर एक सेल इधर एक सेल बन जाती है। पहले ही फेज के अंदर माइटोसिस में एक ही फेज होती है, एक ही न्यूक्लियर डिवीजन होती है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्या होता है, 2 साइकिल्स ऑपरेट होते हैं। पहले के अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि टोटल 23 पेयर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर अभी मान लो 1 ये एक पेयर हो गया, 2 and 2 ये एक पेयर हो गया, 3 and 3 ये एक पेयर हो गया। मियोसिस 1 नामक के फेज के अंदर ये 1 इस 1 से अलग हो जाता है, ये 2 इस 2 से अलग हो जाता है, ये 3 इस 3 से अलग हो जाता है। ऊपर 23 क्रोमोसोम, नीचे 23 क्रोमोसोम, इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन मियोसिस 2 के अंदर जो कंटेंट डीएनए का डबल था ना, वो हाफ होता है। मतलब क्या समझे, मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 के अंदर क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। जैसे मैंने बताया, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इज एन एसेंशियल फीचर, बी इट बी माइटोसिस और मियोसिस, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने हैं। तो यहाँ पे आप माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस देख लो। 2n नामक सेल थी, एक सेल्स के अंदर एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी और जेनेटिक कंटेंट उतना ही बनेगा। तो ये कौन सा फेज हुआ, माइटोसिस, इसलिए इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। 2n की जो थी मियोसिस 1, ये पूरा मियोसिस है, लेकिन उसके अंदर फर्दर स्टेप्स हैं। एक मियोसिस 1 ऑपरेट होता है, इसके अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर, n बन चुका, मतलब 2n से देखो n बन गया। फिर ये हर एक सेल आगे एक डिवीजन करेगी जिसमें सिंपल सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, और यहाँ से इससे 2 सेल्स बनेंगी और इस सेल से 2 सेल्स बनेंगी। लेकिन माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहे थे, लेकिन मियोसिस में एक सेल से पहले 2 सेल बनेंगे मियोसिस 1 में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। लेकिन आगे डीएनए कंटेंट को हाफ करने के लिए, यानी सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने के लिए फर्दर मियोसिस होगा, और ये चारों सेल एक दूसरे से जेनेटिकली
डिफरेंट होगी, साथ ही साथ इस पैरेंटल सेल से भी यहाँ पर डिफरेंट होगी। तो आई होप मैं एम फेज़ आपको समझाने में कामयाब रहा। जाते जाते एक काम और कर लेते हैं, हमने इंटरफेज़ भी पढ़ लिया, एम फेज़ भी पढ़ लिया। एम फेज़ यानी कि डिवीजन फेज़, तो इसको दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। इंटरफेज़ में इट इज़ अ स्टेज ड्यूरिंग विच सेल एग्जीक्यूट्स ऑल इज नॉर्मल फंक्शन एक्सेप्ट डिवीजन। डिवीजन के अलावा जो कुछ भी काम होते हैं, जो कुछ भी फंक्शंस होते हैं जिसके लिए सेल बनाई गई है या फिर सेल डिवीजन की जो प्रिपरेशन होती है वो सब इंटरफेज़ के अंदर होती है, लेकिन एक्चुअल डिवीजन इसके अंदर होता है, इसलिए इसका नाम भी डिवीजन फेज रखा गया है। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन इंटरफेज, लेकिन ऐसा कोई सिंथेसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। क्रोमैटिन मटेरियल रिमेन्स अनकंडेंस्ड, खुली किताब की तरह होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जिससे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब कुछ बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल को हमने कंडेंस करके एक बंद किताब के फॉर्म में रखा होता है, बस अब उनको सेपरेट करना, डिवाइड करना, नए सेल बनाना हमारे यहाँ पर मकसद होता है। लेकिन यहाँ पर क्रोमोजोम्स विजिबल नहीं होते, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोजोम विजिबल होते हैं डिवीजन फेज के अंदर। सेंट्रियोल्स ऑकर सेंट्रोजोम पेयर में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वही सेपरेट होकर बाद में सेंट्रल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्रोमैटिड की हम स्प्लिटिंग करेंगे, होमोलॉग्स क्रोमोसोम को सेपरेट करने में उनकी मदद लेंगे। अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्रीजेस इन इंटरफेज, इंटरफेज के एस फेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक कंटेंट डबल हो जाता है, लेकिन बढ़ा हुआ वही कंटेंट हम एस फेज एम फेज के अंदर पर्टिकुलरली हाफ उसे कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर विजिबल, ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्टिवेट करनी चाहिए, सेल नॉर्मली रन होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन दोनों गेट डिसअपियर्ड इन पर्टिकुलर डिवीजन फेज। तो देख लिया हमने इंटरफेज और डिवीजन फेज के बीच में डिफरेंस क्लियर कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस कब विजिबल हैं, कब डिसअपियर हो जाते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माइटोसिस के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।